अगर आपको जीवन अच्छी तरह से जीना है, अगर आपको जीवन अच्छी तरह से जीना है तो ज्ञान और अनुभव दोनों का होना बेहद जरूरी है। ज्ञान और अनुभव दोनों का होना बेहद जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो में हम द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम को कवर करेंगे और साथ में उसकी लिमिटेशंस को भी, उसकी सीमाओं को भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम द्रव ठोस विलयन के लिए राउल्ट का नियम कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, पहले इस वाली बात को आप समझ लें, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो आप ये डेफिनेशन भी समझ जाओगे और इसके बाद जो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा वो भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखिए, हमारे पास ये कोई बंद पात्र है, क्लोज्ड वीजर है, बंद पात्र है, क्लोज्ड वीजर है। इसमें हमारे पास लिक्विड 1 और लिक्विड 2, मतलब दो द्रव रखे हैं जिनका नाम मैंने दे दिया, एक 1 है और दूसरा 2 है। क्लियर? मेरे पास दो लिक्विड हैं, एक का नाम मैंने 1 दे दिया और दूसरे का नाम मैंने 2 दे दिया। क्लियर? एनसीईआरटी में इसी तरह से लिखा हुआ है। अगर आप 1 2 से नहीं करना चाह रहे हो तो यहां पर इसे x मान लो, इसे y मान लो। क्लियर? हमारे पास दो लिक्विड है, एक x है, एक y है। या a भी मान सकते हो कि हमारे पास दो लिक्विड है, एक a है और एक क्या है, b है। लेकिन मैंने यहां पर क्या माना है, 1 और 2। क्लियर? हमारे पास दो लिक्विड है, एक का नाम 1 है और दूसरे का नाम 2 है और वो एक बंद पात्र में, क्लोज्ड वीजल में बंद है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये क्लोज्ड वीजल में बंद होंगे, बंद पात्र के अंदर बंद होंगे, तो इनमें क्या होगा, द्रव प्रवस्था लिक्विड फेज और वाष्प प्रवस्था वेपर फेज के मध्य इक्विलिब्रियम साम्य स्थापित हो जाएगा। क्लियर? वाष्प प्रवस्था वेपर फेज और द्रव प्रवस्था लिक्विड फेज के बिटवीन के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? एक लिक्विड, हमारे पास कितने लिक्विड है, हमारे पास दो लिक्विड है, एक का नाम 1 है, दूसरे का नाम 2 है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा लिक्विड 1 है उसका वाष्प दाब क्या है हमारे पास, P1। लिक्विड 1 का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कितना है, P1। और दूसरे का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कितना है, P2। क्लियर? जो हमारा पहला लिक्विड है उसका मोल अंश या मोल प्रभाज या कह दो मोल फ्रैक्शन कितना है हमारा, ये है Chi1। और दूसरा जो है हमारा लिक्विड नंबर 2, उसका जो मोल प्रभाज है, जो मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन है, वो क्या है हमारा, Chi2। क्लियर? तो आपको समझाना यह है कि जो वाष्प दाब होता है किसी भी लिक्विड का और जो मोल अंश होता है वो आपस में क्या है, समानुपाती। क्या है, समानुपाती, या कह दो अनुक्रमानुपाती, या इंग्लिश में कह दो प्रोपोर्शनल। किसी भी लिक्विड का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझो भाई, ये क्या था, ये क्या था, वाष्प दाब था, वेपर प्रेशर था। ये क्या था, मोल अंश था, मोल प्रभाज था, मोल फ्रैक्शन था। और ये आपस में क्या है, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। भाई हम क्या जानते हैं कि समानुपाती का मतलब, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये तो होता है कि अगर एक ही मान, एक ही वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर ए की वैल्यू घटेगी तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। तो वाष्प दाब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मोल प्रभाज भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए आगे समझो। अगर मैं टोटल वाष्प दाब की बात करूं भाई, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं पीटी से, तो वो क्या होगा हमारा, पीटी बराबर P1 प्लस P2। अब ये कैसा है, अभी बाद में समझाएंगे। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? एक बार और रिपीट कर रहा हूं। देखिए, आपके पास क्या था, बंद पात्र था, सही है सर, क्लोज्ड वीजल था। उसमें हमारे पास लिक्विड 1, लिक्विड 2, दो लिक्विड रखे थे। क्लियर? वाष्प प्रवस्था और द्रव प्रवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। क्लियर?
जो हमारा लिक्विड 1 है उसका वाष्प दाब ये है, लिक्विड 2 का वाष्प दाब ये है, लिक्विड 1 का मोल प्रभाज ये है, लिक्विड 2 का मोल प्रभाज ये है, ये आपस में क्या है, समानुपाती। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए आइए देखिए राउल्ट्स का नियम, वाष्पशील द्रवों के विलयन या द्रव द्रव विलयन के लिए, क्लियर, द्रव द्रव विलयन के लिए, तो वाष्पशील द्रवों के विलयन या द्रव द्रव विलयन में प्रति एक अवयव या कितना अवयव है, 1 और 2, क्लियर। तो प्रति एक अवयव या प्रति एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल वेपर प्रेशर, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मैंने ये तो बताया था कि जो उसका आंशिक दाब होगा, जो आंशिक वाष्प दाब होगा, वो मोल अंश के समानुपाती होगा। भाई लिक्विड ए का अपना दाब आंशिक दाब, लिक्विड बी का अपना दाब आंशिक दाब, ये क्या लगा, सही है। और ये क्या वाष्प अवस्था में तो वाष्प दाब। तो ध्यान समझे, वाष्पशील द्रवों के विलयन, वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन, या बात कर लो द्रव द्रव के विलयन में प्रति एक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने क्या माना भाई, जो हमारा अवयव 1 है या घटक 1 है उसका आंशिक दाब कितना है, P1 है। जो हमारा घटक 2 है या अवयव 2 है उसका आंशिक दाब कितना है, P2 है। जो हमारा घटक या अवयव 1 है उसका मोल प्रभाज कितना है, हमारा ये है। और जो हमारा अवयव 2 है या घटक 2 है उसका मोल प्रभाज कितना है, X2 है। जो हमारा अवयव, जो हमारा कंपोनेंट क्या था, 1 थे, उनके लिए P1 और X1। जो हमारा घटक 2 था, जो हमारा अवयव 2 था, जो हमारा कंपोनेंट 2 था, उसके लिए क्या, P2 और X, और ये क्या है, Chi2। देखिए अब राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग, क्लियर, राउल्ट्स के नियम के अनुसार या राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, जो हमारा P1 होगा वो मोल प्रभाज के समानुपाती। इसी तरह से देखो इसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो मोल प्रभाज के समानुपाती। और इस समानुपाती को, इस अनुक्रमानुपाती को, इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, स्थिरांक लेते हैं या नियतांक कह दो। क्लियर? तो हमने क्या मान लिया, P1 नोट, और यह क्या मान लिया, P2 नोट। क्लियर? अब ये P1 नोट या P1 जीरो भी बोलते हैं बहुत से, P2 जीरो भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो P1 नोट और P2 नोट सर है क्या ये बेटा, ये हमारे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब ये शुद्ध अवस्था क्या होती है मैं भी आगे समझाऊंगा आपको। क्लियर? तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, अभी आगे समझाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखें कि जो हमारे P1 नोट और P2 नोट है वो क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्लियर? तो अब जब ये वाष्प दाब है, अगर हम बात करते हैं, देखो वही बात आ गई, कुल वाष्प दाब पीटी की बात करें तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। बोलिए, ये बात समझ में आती है? और जो हमारा P1 है ये है, इसे उठाइए यहां रख दीजिए, और हमारा P2 है इसे उठाइए यहां रख दीजिए, तो ये हमें एक फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। तो बताइए इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब इस चित्र को, इस फिगर को समझेंगे और लिमिटेशन को जानेंगे। उससे पहले आप समझ लो कि जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अभी, कि भाई P1 नोट और P2 नोट क्या है। क्लियर? ये समझ लो। देखो मैंने कहा था कि ये दोनों जो हैं वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। अब ये शुद्ध अवस्था में, प्योर स्टेट में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि ये हमारा बंद पात्र था जो मेरा भी बनाया था, सही, मान लो ये, क्लियर? वहां पर केवल आपका एक अवयव, एक घटक मौजूद है, एक अवयव, एक घटक, एक कंपोनेंट मौजूद है। वो कौन है, आपका लिक्विड 1 है। ठीक है? इसका जो इस स्टेट में, कि जब इसके अंदर मैंने कोई दूसरा लिक्विड नहीं मिलाया, ओनली केवल हमारा एक ही लिक्विड मौजूद है, तो इस वक्त, इस समय, इस टाइम
जो इसका वेपर प्रेशर होगा, जो इसका वाष्प दाब होगा, वो कहलाएगा क्या? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्लियर? ऐसे ही कि जब हमारा ओनली लिक्विड 2 था, क्लियर, लिक्विड 1 नहीं था, ओनली लिक्विड 2 था, उसके साथ कोई दूसरा लिक्विड, कोई दूसरा द्रव नहीं था, तो इस सिचुएशन में, इस अवस्था में, इस स्टेट में जो इसका वाष्प दाब होगा, जो इसका वेपर प्रेशर होगा, वो क्या होगा? वो क्या होगा? शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर होता है। बस समझ में आ गई कि जब कोई सिंगल लिक्विड हो, उसका वाष्प दाब शुद्ध वाष्प दाब कहलाएगा। जब कोई सिंगल लिक्विड हो, जब कोई सिंगल लिक्विड हो, जब कोई सिंगल लिक्विड हो, उसके साथ कोई दूसरा लिक्विड नहीं मिला हुआ हो, कोई दूसरा द्रव नहीं मिला हुआ हो, तो उस अवस्था में जो हम वाष्प दाब कहेंगे, क्या कहेंगे? शुद्ध, प्योर वेपर, बोलो, वो प्योर वेपर प्रेशर। चलिए अब इस फिगर को, इस चित्र को, या कह दो इस डायग्राम को हम समझते हैं। ठीक है, ये बनाया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन, मोल अंश या मोल प्रभाज x2 की ओर तरफ बढ़ रहा है, और ये हमारा क्या है? वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है। बहुत ध्यान समझो, यहां पर जो हमारा पहला घटक था उसका मोल प्रभाज 1 है, लेकिन यहां पर जो हमारा पहला घटक था उसका मोल प्रभाज 0 हो जाता है। देखिए पहले घटक का जो हमारा प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ये है। आप देख रहे हो कि वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज, आंशिक वाष्प दाब और उसका मोल प्रभाज आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ध्यान से समझो, मैंने आपको समझाया अभी, क्या बताया? कि आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज आपस में क्या होंगे? समानुपाती होंगे। देखो यहां पर इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन यहां पर क्या है? 0 हो गई, तो फिर क्या बनेगा इसका? देखो जो ये डिसकंटिन्यूअस या असतत लाइन है, ये इस तरह से आ जाएगी। अरे भाई सीधी बन जा, आप जरा स्केल से बनाना, सही है? आप इसे बनाना स्केल से। यहां पर हाथ जो है थोड़ा सा फिसल गया है। अरे रे रे रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ जाओ। बन गई, क्लियर? सही है। तुम भाई स्केल से बनाना, सही है? थोड़ा सा हाथ ना यहाँ पर फिसल गया, गर्मी हो रही है ना, पसीने से हाथ जो है यहाँ फिसल गया। सही है, ये असतत रेखा है, मैं इसे कह दूं 1, सही है? ये मेरी 1 है। बताइए इतने बात समझ में आ गई? क्या दर्शा रही है? मेरे P1 को। चलिए आइए, अब यहां पर जो हमारा दूसरा घटक था उसका मोल प्रभाज 0 है, लेकिन आप क्या देख रहे हो? यहां पर क्या देख रहे हो? ये इंक्रीज हो रहा ना, तो यहां पर क्या हो गया? 1 हो गया। जब यहां पर 1 होगा तो क्या होगा सर? ये यहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। भाई बन जा, मान ली हो गया, सही है? ये हो गया हमारा P02 बोलिए, क्लियर? और इनका जो टोटल होगा, PT बराबर क्या बताया था मैं, बताओ? P1, अरे सही है, P1 सही है। ये हमारा कौन सा प्लॉट था? ये हमारा दूसरा था, इसके लिए क्या आगा सर? P2 आगा। देखो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इसके। तो P टोटल लिख देते हैं, PT बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। लीजिए आपका फिगर बनके, आपका चित्र बनके तैयार। देखिए इस फिगर से मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये 2 घटक थे, सही है? 2 घटक कह दो या 2 अवयव, मेरे पास 2 अवयव थे, 1 और 2। क्या था? 1 और 2 था।
अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन अधिक वाष्पशील वोलेटाइल है, देखो ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। मतलब घटक घटक दो है, जो हमारा घटक दो होगा, जो हमारा घटक दो था वो ज्यादा वाष्पशील है घटक एक से। क्लियर? देखो चलिए अब देखते हैं सर इसकी लिमिटेशंस क्या है। पहले लिमिटेशन देखेंगे कि राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। क्लियर? राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे हम आदर्श विलयन के बारे में। नंबर 2, उन पदार्थों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता जहां विलय विलायक सोल्यूट सोलवेंट से या विलायक विलायक सोलवेंट सोलवेंट से क्रिया कर लेते हैं। जहां विलय विलायक से या विलायक विलायक से क्रिया कर लेते हैं वहां पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। थर्ड है और लास्ट है, राउल्ट का नियम उन विलय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता, उन विलय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता जो विलायक में वियोजन या संगुणन हो जाते हैं। जो विलायक में वियोजन बोले तो डिसोसिएशन मतलब टूट जाते हैं, या संगुणन बोले तो एसोसिएशन मतलब जुड़ जाते हैं। जैसे याद कर लो, जैसे हमारे पास कोई ये विलय था, ये विलायक में गया और ये टूट गया, तो ये तो हो गया वियोजन। संगुणन का मतलब क्या था कि आपके पास a+2 थे, यहां जा क्या होगा, ये जुड़ गए। सही है, ये क्या मतलब जुड़ गए इस तरह से। ये 3 थे आपके पास, ए मान लिया, ये क्या हुआ है जाकर जुड़ गए, इन्हें कहेंगे संगुणन। एसोसिएशन हो गया, ये डिसोसिएशन हो गया। अगर कोई विलय विलायक में जाकर उसका वियोजन डिसोसिएशन हो जाए, संगुणन एसोसिएशन हो जाए, तो उस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे स्केल से बनाना। थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, आपके समझ में तो आ गया होगा ये। चलिए तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा द्रव विलयन के वाष्पदाब, या कह दो द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। साथ में हमने ये फिगर को सीखा, साथ में लिमिटेशन को जाना, और आई होप ये वीडियो और ये राउल्ट्स का लव आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और अपने माँ बाप के सपनों को, उनके नाम को रोशन करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।